हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और जल्द ही बच्चों दोनों सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से तैयारी कर रखी होगी और हम भी यही चाहते हैं कि आपके जो भी पेपर हो बहुत शानदार तरीके से आपके पेपर संपन्न हो। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन छोटे आते हैं और वो 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। ऐसे पार्ट ए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और उन्हीं छोटे 10 क्वेश्चन को, जिनको कहते हैं अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को अपन इन वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई गैस पेपर दे रहा हूं, और मैं इन दोनों चीजों के ना सख्त खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि मैं यहां इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं आपको सिखाने के लिए। हमारे एजुकेशन चैनल का जो मेन मोटिव है वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है, ना कि ये कहना है कि आप ये कर लो पास हो जाओ, आप ये कर लोगे इतने में पास हो जाओगे, आप ये कर लोगे इतने में पास हो जाओगे। नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा, क्योंकि यार हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कॉलेज एजुकेशन को बहुत शानदार तरीके से कर पाए, कि अगर कल को कॉलेज एजुकेशन के बाद अगर आप इसी एजुकेशन फील्ड को चुनते हैं तो शायद आप भी एक बेटर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए। ऐसा हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, ऐसा हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये गैस पेपर है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये सैंपल पेपर है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये मॉडल पेपर है। बस मैं ये चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी इन वीडियो से देख के जाएं, ताकि अगर इन वीडियो से कुछ क्वेश्चन भी आपको वहां मिलते हैं तो वो आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं, वो आपको एक बेहतर रिजल्ट की ओर पहुंचाने वाले हैं। मान लीजिए आपका बहुत अच्छा पेपर गया लेकिन वहां 2 क्वेश्चन आपके छूट गए, तो फिर वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। या 4-5 क्वेश्चन छूट गए छोटे, तो वहां से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हम उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाले हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को अपन यहां इन वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सेमेस्टर फर्स्ट पे काम करते हैं और उसके बाद हम सेमेस्टर थर्ड पे काम करने वाले हैं। दोनों ही सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनके आने की संभावना रहती है, उनको हम इन वीडियोज में आपको सिखाने वाले हैं। तो आओ बच्चों, कुछ क्वेश्चन यहां डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, जो आपके लिए एग्जाम में मददगार साबित होंगे। तो सुनो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास है कौन सा अणु बच्चों? केसीएन अणु है। और केसीएन अणु में कौन है? परमाणु है भाई, पोटेशियम है और साइनाइड है। इनके मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब बच्चों देखो, अपना जो एग्जाम होगा ना वो ऐसे तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव होगा उसको मार्क कर दिया। अपन को बच्चों वहां लिखना पड़ेगा, और वहां लिखने का भी तरीका देखा जाता है कि किस तरीके से आप ना यूनिवर्सिटी के पेपर में मैटर को छाप रहे हो, किस तरीके से आप लिखते हो, किस तरीके से आप अंडरलाइन करते हो। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में। अगर आप में एक बेटर स्किल है, अगर आप में एक लिखने का अच्छा तरीका है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में। बस आपके पास थोड़ी स्किल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक ऐसे बना दिया, उसका निबंध बना के लिख दिया उसको, नहीं, आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जो चीज पूछी गई है ना उस चीज को आपको हाईलाइट करके लिखना है, आपको उस चीज के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के और उसको समझाते हुए लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप सेमेस्टर फर्स्ट में भी और सेमेस्टर थर्ड में भी जितने भी बच्चे हैं, जब उनका रिजल्ट आए तो आप देख लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर है बात? तो मैं यहां जो क्वेश्चन लिखूंगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, उसका आंसर उसको भी मैं मेंशन करने वाला हूं यहां। तो वो ज्यादा चीज मायने रखती है। ये तो मान लो आप कहीं से पढ़ लोगे, ये तो आपको कहीं से कोई गैस पेपर बांट रहा होगा, वही भी मिल जाएंगे आपको। मैं नहीं कर रहा इसके लिए, लेकिन मैं आपको लिखने का तरीका सिखाता हूं
कि किस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कैसे लिखे कि नंबर अपन को अच्छे मिल पाए, वो तरीका मैं देने वाला हूं यहां पे आपको। क्लियर बच्चों? तो आओ बच्चों इन सभी को अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, केसीएन में पूछा गया है कि किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब बंध जनरली कितने प्रकार के? भाई 2 प्रकार, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग भी 4 प्रकार के, कोवलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेशन है, मेटेलिक है। वीक 2 प्रकार के, हाइड्रोजन है और वांडरवाल्स है। अब यहां पूछा गया है कि इसमें कौन से प्रकार की बंध पाई जाएंगी, तो वो चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चों लिखूंगा इसका आंसर में मैं केसीएन को लिखना कुछ इस प्रकार, और केसीएन को लिख के केसीएन की रिएक्शन मेंशन करनी है कि केसीएन टूटता है के प्लस और सीएन माइनस में टूटता है। चलो ठीक है सर यहां तक। तो बच्चों मैं एक बात कहूंगा आपसे कि यहां तो कौन है? पोटेशियम, और यहां कौन है? सेंटर एटम कार्बन है। कार्बन की ईएन होती है 2.55, पोटेशियम की ईएन होती है 0.52 के अप्रोक्सीमेट। यहां ईएन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट आता है तो बच्चों यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये लीजिए। अब ऐसे मत कहना कि सर प्लस आ गया माइनस आया आयनिक हो गया, ऐसे जज मत करना बेटा। यहां जब आयनिक बॉन्ड जज होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जज होगा। तो यहां देखा तो क्या कहा अपन ने? आयनिक बॉन्ड जनरेट कर दिया। अब बच्चों यहां देखो, केवल कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहां लोन पेयर है और यहां चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक सिग्मा है और 2 क्या है यहां बेटा? पाई। अब सिग्मा और पाई क्या होते हैं बेटा? ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो बेटा इसमें ना कौन सा बंध भी पाया जाता है? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध भी क्या होता है? पाया जाता है। ये लीजिए। तो आपको कुछ ऐसा परफॉर्मा जनरेट करके इसके नीचे लिखना है कि केसीएन अणु में आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। ये काम आपको छोटे नंबर जो दो नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, छोटे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको ये काम करना है। क्लियर है बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इन परमाणुओं से बनने वाले कौन से यौगिक देखने हैं आपको? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, और आयनिक बॉन्ड उनमें पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं सोडियम की लिखूं तो सोडियम का पहला कौन सा है? NaCl। ज्यादा किसकी? क्लोरीन की, कम किसकी? Na की। ज्यादा डिफरेंस होता है। फिर यहां कहूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम ब्रोमाइड, ये चारों के चारों सोडियम के आयनिक यौगिक रहने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट जो मैं कहूं मैग्नीशियम के हैं MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये चारों के चारों मैग्नीशियम के आयनिक यौगिक रहने वाले हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछे 2-2 तो 2-2 लिखो, 4-4 पूछे 4-4 लिखो आप। क्लियर है बात? ऑक्सीजन के लिखूं तो Na2O NaO, क्योंकि आपको पता है बेटा ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, तो Na2O भी बन सकता है और NaO भी बन सकता है। 2NaO चलेगी यहां तक की बात? या मैं ऐसे कह दूं? चलो ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट जो कह रहा हूं वो क्या है? जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के क्या रहने वाले हैं बेटा? सारे के सारे ऑक्सीजन के आयनिक कंपाउंड रहने वाले हैं। नेक्स्ट फ्लोरीन के हैं सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड। भाई देख लो ये सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में फ्लोरीन की तो होती है कम, मेटल की तो वैसे कम होती है, मेटल तो वैसे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लियर है बेटा? तो यहां से जितने पूछे आपसे आप लिख देना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टल जालकों में विभिन्न प्रकार के क्या देखनी है बेटा? जालक त्रुटि देखनी है, और जब भी त्रुटि लिखी मिले तो आपको यह भी लिखा मिल सकता है क्या कि जालक दोष बताइए, डिफेक्ट बताइए आप। ये त्रुटियां या मैं कहूं बेटा किसकी बात चल रही है? दोष की। तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष और दूसरा कौन है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। बस आपसे छोटे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नाम पूछा गया है कि कितने होते हैं।
तो आप ऐसा एक सारणी बना दो ना, आज देखने वाला एग्जामिनर ऐसे संतुष्ट होगा, ऐसे नंबर बरसाएगा कॉपी में जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे? सुनो, चार्ट बनाओगे ना, अलग से हाईलाइट होगा सारा का सारा। सुनो, स्टाइक्योमेट्रिक दोष, स्टाइक्योमेट्रिक दोष में क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाती है। क्लियर है बात? यहां मैं कहूं कि अपने पास कौन सा दोष है, स्टाइक्योमेट्री दो प्रकार का, शॉर्टकी और फ्रेंकल। इधर कौन से हैं? इधर दो प्रकार के, धातु अधिक्य, मेटल एक्सिस और मेटल डिफेक्ट, मेटल कम है यहां, डेफिशिएंट है यहां। तो धातु अधिक्य और धातु न्यूनता। धातु अधिक्य कब कब हो सकता है? जब ऋणायन का अभाव हो और धनायन की अधिकता। ये कब हो सकता है? जब ऋणायन की अधिकता और धनायन का क्या हो? अभाव हो। क्लियर है बेटा यहां तक? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, अपन ने कहा है कि एफ केंद्र युक्त दो यौगिकों के क्या लिखने हैं नाम। अब पहले ये तो बताओ ना, एफ केंद्र क्या होता है? तो एफ केंद्र क्या होता है बेटा? एफ ना कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक शब्द है, और इस ग्रीक शब्द का मतलब होता है फर्व, और इसका मतलब होता है रंगीन। और रंगीन भी किसके कारण है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ये लीजिए बेटा, ये इसका रीजन है कि एफ क्या है। यहां मतलब यहां ये पूछना चाह रहा है कि दो ऐसे यौगिकों के नाम बताने हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन होते हैं। तो वो कौन कौन से बेटा? NaCl है और कौन सा है? KCl है। दोनों के दोनों में एफ केंद्र पाया जाता है। इस एफ केंद्र का मतलब होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कलरफुल दिखाई देगा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है कि किस प्रकार की त्रुटि या दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व नहीं बदलता है? नहीं को कह रहा हूं बेटा, नहीं बदलता है। बदलता तो किसमें है? शॉर्टकी में। और नहीं बदलता है किसमें? फ्रेंकल दोष में, फ्रेंकल दोष में। ये लीजिए, तो आपको लिखना कैसे है कि फ्रेंकल दोष में या फ्रेंकल दोष युक्त क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है। क्योंकि रीजन भी लिखना है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण करते हैं, बाहर नहीं जाते बेटा, अंतराकाशी स्थान ग्रहण करते हैं। क्लियर है मेरी बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से है बेटा? एन प्रकार के अर्धचालक हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक या इनको उपचालक कह दो, तो किसका देखना है? अशुद्धि के रूप में उपयोग होने वाले एक तत्व का नाम लिखना है। एक क्यों बेटा, अपन बहुत सारे बता देंगे। तो सुनो बेटा, एन प्रकार के में कौन से वर्ग की अशुद्धि 15वें वर्ग की क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है। और इस एन का मतलब क्या होता है? इस एन का मतलब होता है नेगेटिव से। अब नेगेटिव आ सकता है यहां 15वें वर्ग से। क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंद बनाने चले जाते हैं, एक बच जाता है, नेगेटिव रख लेता है। अब 15वें वर्ग में कौन आता है? नाइट्रोजन आता नहीं है, छोटा आकार है। कौन आता है बेटा? फास्फोरस नहीं आता, छोटा आकार है। उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मिथ। ये तीनों हैं जो एन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में काम में लिए जाने वाले। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सा स्थिरांक है बेटा? मेडुलंग स्थिरांक है, और मेडुलंग स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं? ए से। जालक ऊर्जा में दर्शाते हैं बेटा ए से। क्लियर है बात? अब मेडुलंग स्थिरांक का मान किस कारक पर निर्भर करता है, यह पूछा गया है। और जालक ऊर्जा में कहा है कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अब ए क्या है? ए ही तो मेडुलंग स्थिरांक है। और मेडुलंग जो स्थिरांक होता है बेटा, वो निर्भर करता है आयनों की पैकिंग पर निर्भर करता है बेटा। आयन की पैकिंग जितनी अच्छी, मेडुलंग स्थिरांक उतना ज्यादा। तो जालक ऊर्जा का मान भी उतना ज्यादा, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आयनों की पैकिंग जैसे ही बढ़ेगी, या मैं कहूं मेडुलंग जो स्थिरांक है वो आयनों की पैकिंग पर निर्भर करता है। आयनों की पैकिंग सुव्यवस्थित होने से मेडुलंग स्थिरांक का मान बढ़ता है, जिससे जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर बेटा। नेक्स्ट कौन बेटा? चतुष्फलकीय पूछा गया है। और कौन सा पूछा गया? अष्टफलकीय। इनके लिए आपको क्या लिखना है? त्रिज्या अनुपात लिखना है। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा चतुष्फलकीय की। चतुष्फलकीय के लिए त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 से 0.414 तक। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, वो होता है 4।
अब मैं आगे बात करूं तो आगे पूछा गया किसके लिए बेटा, अष्टफलकीय के लिए, तो 0.414 से 0.732 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 6। दोनों याद रखोगे तो लिखना कैसे, सुनो कि चतुष्फलकीय यौगिकों में त्रिज्या अनुपात ये लिखना है तथा इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, लिख देना साथ के साथ। अष्टफलकीय यौगिकों में क्या त्रिज्या अनुपात इतना और समन्वय संख्या 6। क्या ये काम आप कर सकते हो? क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा, जालक ऊर्जा को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा बेटा, ध्यान से समझना है। आपके पास ए है धनायन और आपके पास बी क्या है बेटा, ऋणायन। तो यहां लिखूंगा मैं, ये तो क्या है आपके पास धनायन और अगला आपके पास क्या है, ऋणायन है। दोनों मिलके फॉर्मेशन किसका, ए बी का। खास बात क्या है बेटा, खास बात यह कि धनायन भी गैस है और ऋणायन भी गैस है। यहां इसका भी 1 मोल है और यहां इसका भी 1 मोल है, तो यहां इसका भी कितना मोल है, 1 मोल है। और ये सॉलिड है, सॉलिड है तो यहां क्या है, यू है, और यू क्या है बेटा, जालक ऊर्जा है आपके पास। तो सर डेफिनेशन पूछे क्या गा दिए आप यहां, तो सुनना बेटा कि 1 मोल गैसीय धनायन, 1 मोल गैसीय धनायन, 1 मोल गैसीय ऋणायन मिलकर एक आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं, तो ऊर्जा अलग की, ये ऊर्जा कौन सी होगी बेटा, उत्सर्जित ऊर्जा होगी। तो ऐसे लिखना है, पूरा सुनो, पूरी डेफिनेशन सुनो कि 1 मोल गैसीय धनायन, 1 मोल गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। लेकिन इसकी 2 डेफिनेशन लिखती हैं, क्या कि जो ए बी है, आयनिक ठोस है, सॉलिड है, वो जालक ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है बेटा। क्या बनाता है, ए प्लस गैस और बी माइनस भी क्या है, गैस। अब ऐसे कह दो, आयनिक ठोस जालक ऊर्जा का अवशोषण करके, या ऐसे कह दो आयनिक ठोस ऊर्जा का अवशोषण करके गैसीय धनायन गैसीय ऋणायन का निर्माण करता है, तो अवशोषित होने वाली ऊष्मा जालक ऊर्जा कहलाती है। अरे कैसे भी कह दो बेटा, डेफिनेशन दोनों सेम है। या तो बनाओगे तब उत्सर्जित होगी और तोड़ोगे तब अवशोषित होगी। तो उत्सर्जित ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, क्या लिखा बेटा, त्रिज्यानुपात का सूत्र लिखना है। और त्रिज्यानुपात का सूत्र क्या है कि आर बराबर रेडियस रेशियो, स्मॉल आर रेडियस, बड़ा आर रेशियो को त्रिज्या अनुपात, ये होता है बेटा धनायन की त्रिज्या अपोन में ऋणायन की त्रिज्या। और बेटा बॉक्स में डाल देना इसको और स्टार लगा देना, ये काम का है। अब इसको चाहो तो और करके लिख सकते हो कि आर बराबर है आर प्लस अपोन में आर माइनस, ये इसका सूत्र हो गया, त्रिज्यानुपात का सूत्र हो गया। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? चले बेटा आगे। तो नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, कौन है बेटा, MgSO4 BaSO4। MgSO4 जल में विलय है, BaSO4 क्या है, अविलय। रीजन आपको बताना है, तो एक कॉन्सेप्ट लिखूंगा सबसे पहले, HS सोल्वेशन एंथैल्पी है, सोल्वेशन की एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, मतलब जल योजन ऊर्जा आयनिक त्रिज्या या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगी, कम। तो बात को समझ बेटा, MgSO4 तोड़ बेटा इसको, Mg+2SO4-2, हाँ कि ना बेटा। तो मुझे इतना बता देंगे तो फिर BaSO4 को तोड़ लेना, BaSO4 और यहां क्या लिखोगे, Ba+2SO4-2। एक बात सोच बेटा, ऋणायन सेम है, मानता नहीं इस बात को, तो ऋणायन सेम है, तो यहां आंसर किससे जाएगा, धनायन से। धनायन का कहूंगा छोटा धनायन, ये कह दूंगा बेटा बड़ा धनायन। तो सुन बेटा क्या कहने वाला हूं, छोटा धनायन।
रेडियस रेशियो कम, आर कम, सोल्यूशन ऊर्जा ज्यादा। तो इसका कहूंगा मैं जल योजन, छोटा धनायन है तो जल योजन क्या होगा, अधिक होगा। बड़ा धनायन है तो जल योजन क्या होगा बेटा, कम होगा। जब जल योजन अधिक है तो यहां क्या होगा बेटा, ये विलय होगा। जल योजन कम है तो ये क्या होगा बेटा, यहां अविलय रहने वाला है। ये बात कह सकते हो क्या, तो छाप देना ऐसे ही कैसे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आर बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो आर बढ़ती है और ये कम हो जाता है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देख बेटा, आयनिक यौगिकों को उनकी बढ़ती कठोरता के क्रम में लिखना है। अब कठोरता के लिए क्या है, कठोरता जो होती है बेटा, कठोरता जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धनायन के आकार के। अब कठोरता क्यों, आप कठोरता के साथ साथ एक वर्ड और जोड़ दो, वैलेंसी बेटा, संयोजकता। कठोरता कह दूं, संयोजकता कह दूं, ये दोनों धनायन के आकार के समानुपाती। अच्छा, यहां धनायन कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, छोटा आकार MgO, उससे बड़ा CaO, उससे बड़ा BaO। ये आ गया बेटा कठोरता का या धनायन के आकार का या संयोजकता के आकार का बढ़ता क्रम पूछा है, बढ़ती हुई पूछा है बेटा, बढ़ता क्रम है। यहां से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सुन बेटा, Mg+2 बनाएगा, कैल्शियम +2 बनाएगा, बेरियम +2 बनाएगा। क्या इधर से इधर जा रहे हैं, धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन का आकार बढ़ा तो कठोरता और संयोजकता बढ़ गई। हो गया आंसर। क्लियर यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NaCl की तुलना में CuCl का गलनांक क्या होता है बेटा, कम होता है। रीजन सुनो, यहां जो गलनांक होता है, गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आयनिक बंध के। किसके होता है, आयनिक बंध के। अब NaCl में कौन सा बंध, NaCl में कौन सा बंध बेटा, आयनिक बंध होता है। जबकि CuCl में कौन सा बेटा, सहज संयोजक बंध होता है, सहज संयोजक बंध होता है। ये लीजिए, NaCl में आयनिक, आयनिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, अधिक होगा। सहज संयोजक है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो Mp होगा इसका कम हो जाएगा। तो कैसे लिखना है कि NaCl में Na+ और Cl- के मध्य आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। आयनिक बंध उपस्थित होने के कारण गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, इस कारण NaCl का गलनांक उच्च होता है। जबकि CuCl में सहज संयोजक जो बंध है उसकी उपस्थिति के कारण गलनांक क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यह आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सुनो बेटा, क्या है बेटा, NH3 का क्वथनांक PH3 से क्या होता है, अधिक। तो एक ही बात कहूंगा सीधा से बेटा, NH3 में क्या उपस्थित होती है, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि यहां क्या होती है, एब्सेंट। तो सीधा आंसर निकला है कि NH3 अणु में अंतर आणविक H बंध उपस्थित होने के कारण इनके मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध के आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है, फलस्वरूप क्वथनांक का मान भी ज्यादा होता है। जबकि PH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होते हैं या H बंध अनुपस्थित होते हैं, इस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। हो गया आंसर यहां से इसका। और आंसर H बॉन्डिंग चला जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखोगे आप, क्योंकि आप में ये हुनर आ चुका है, आप 6 में। अब नेक्स्ट सुनो बेटा, क्या पूछा है आपसे, त्रिज्या अनुपात क्या है और समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात लिखिए। त्रिज्या अनुपात थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, क्या है, R बराबर R+/R-, पीछे भी इसका आंसर मैंने किया है। अब समन्वय संख्या 4 के लिए वो भी पीछे लिखा है मैंने, कितना होता है, 0.225 से 0.414 तक होता है। अरे यही तो कहा था। और देखो यहां क्या पूछा है, त्रिज्या अनुपात, और त्रिज्या अनुपात की ना कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कौन है बेटा, NaCl क्या है, AgCl में NaCl तो घुलनशील है, AgCl नहीं, क्यों, रीजन पूछा है। तो सुन, यहां से क्या कहना है, वही कहना है कि सॉल्वेशन की एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के।
तो NaCl को तोड़ोगे तो NaCl में Na प्लस और क्या है बेटा Cl माइनस, जबकि मैं कहूंगा यहां AgCl में Ag प्लस और Cl माइनस। क्लियर? यहां क्या कहा है मैंने, यहां Cl से यहां जुड़ जाएगा नहीं, दोनों नेगेटिव सेम है, तो यहां क्या लिखोगे, छोटा धनायन, तो क्या लिखोगे, छोटा धनायन त्रिज्या छोटी, सॉल्वेशन ज्यादा, तो जल योजन है, जल योजन क्या होगा बेटा, अधिक होगा, तो कैसा होगा, बात करूं तो कैसा धनायन है, बड़ा धनायन है, और बड़ा धनायन है तो जल योजन क्या रहेगा बेटा, कम, और कम रहेगा तो कैसा रहेगा, अविलय रहने, ये हम कहने वाले हैं। तो सुनो, छोटा धनायन आर कम, ये ज्यादा, सीधी बात चल रही है यार, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि बोरोन का आयनन विभव क्या है बेटा, कम है, इस कारण ये क्या नहीं बनाता, यौगिक नहीं बनाता, तो इसका रीजन सुन बेटा, कि बोरोन क्या ना प्रथम आयनन विभव तो कम है, लेकिन जब तीनों आयनन विभव जोड़ते हैं ना, बोरोन है, बोरोन में ना 3 इलेक्ट्रॉन ले आए ना, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करें, मतलब है बी से किसमें कन्वर्ट करें, B+3 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करें, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का जो आयनन विभव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं त्याग सकता है। तो पूरी कहानी सुनो, लिखना कैसे है, कि बोरोन के तीनों आयनन विभव के मान जोड़ने पर इसके आयनन विभव का मान बहुत अधिक आता है, इस कारण बोरोन कभी भी B+3 नहीं बनाता है बेटा, B+3 नहीं बनाता है, और जब +3 नहीं बनाएगा तब तक आयनिक यौगिक भी नहीं बनाएगा। ये इसका आंसर आपको मेंशन करना है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, क्या लिखा है, निम्न में से परबल क्या देखने हैं आपको, हाइड्रोजन बंद देखने हैं, तो सुनो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, परबल हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्लियर है बात। तो सुनो, यहां कौन कौन है, परबल की कैटेगरी दुर्बल कैटेगरी बनाते हैं, क्योंकि सारे एग्जांपल है, तो यहां परबल में तो आपको रखना है H2O और NH3, दुर्बल में आपको रखना है किसको, H2S को और PH3 को। हां, अगर इन दोनों में से परबल पूछे तो भाई साहब H2O कहना है, क्योंकि जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता रहेगी, क्लियर बेटो। अब यहां तक तो अपन ने कुछ क्वेश्चन की बात करी, इसके लिए अपन एक वीडियो और बनाने वाले हैं, जिनमें इसी यूनिट के, आयनिक ठोस यूनिट के आपको और शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्लियर बच्चों। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये चैनल शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हम जितने यूनिट हैं आपके पास, उन सभी यूनिट्स के हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना रहने वाली है, क्लियर बेटा। तो ये आपके पास सेमेस्टर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट थी, कौन सी, आयनिक सॉलिड। उस आयनिक सॉलिड के अपन ने ये क्वेश्चन क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं, क्लियर है। उम्मीद है मुझे कि यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्लियर यहां तक। बाकी आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए, और हम एक जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम ये भी बता देंगे कि किस प्रकार आप कॉपी में लिखें कि आपका स्कोर और ज्यादा बेटर हो पाए। मान लीजिए आप में थोड़ी स्किल कम है, फिर भी आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं, बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं। हमारे सर जो हैं वो जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं, जिनमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से कॉपी में लिखा जाना चाहिए, उस तरीके से फिर आपको बेटर नंबर मिल पाएंगे, क्लियर है।